हरिद्वार में तीसरे सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा धर्मनगरी। सावन में सोमवार का अधिक महत्व। पिथौरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। अराजक तत्वों पर पैनी नजर। ग्राउंड जीरो पर डीएम एसपी मौजूद। ऋषिकेश एम्स के निकट शिवाजी नगर तिराहे पर अतिक्रमण 0 जोन का हो रहा है उल्लंघन। लोगों को पैदल चलने में परेशानी। सड़क हादसे की बनी संभावना। निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। मतदान प्रक्रिया व्यवस्थाओं का लिया जायजा। द्वितीय चरण का मतदान जारी। और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश जारी। बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई संपर्क मार्ग बाधित। लोगों के घरों में घुसा पानी। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। सावन के तीसरे सोमवार के दिन धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। सावन के माह और तीसरा सोमवार होने के चलते बड़ी संख्या में शिव भक्त यहां भगवान शंकर को प्रसन्न करने आ रहे हैं। इस अवसर पर हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। आपको बता दें, सावन के सोमवार का अधिक महत्व माना जाता है। शिव भक्तों का कहना है कि सावन का महीना भगवान शिव का अति प्रिय महीना है। कनखल दक्ष प्रजापति महादेव का ससुराल है। ये दुनिया में सबसे पहला भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव ने राजा दक्ष को वचन दिया था कि सावन के एक महीने वे यहीं पर वास करेंगे। इसलिए भगवान शिव सावन का एक महीने दक्ष प्रजापति में ही वास करते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव अपने ससुराल में एक महीने के लिए विराजमान होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। वहीं जनपद पिथौरागढ़ में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित रूप से जारी है। डीएम विनोद गिरी गोस्वामी और एसपी रेखा यादव स्वयं ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर मतदान स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही निगरानी कर रहे हैं। वहीं क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी, के.एस. रावत समेत सभी जोनल सेक्टर पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार बूथ भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। सभी अधिकारियों द्वारा बूथों पर निगरानी के साथ साथ नियमों का पालन और अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना और विवाद की स्थिति से बचा जा सके। एसपी रेखा यादव ने बताया कि कानून व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश पर पुलिस द्वारा तत्काल सख्त अवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पुलिस आपके साथ है, हर कदम हर बूथ पर है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तरह जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रांतर्गत 4 विकास खंडों में आज द्वितीय चरण के मतदान चल रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खंडेलवाल और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदेय स्थलों से मतदान प्रक्रिया और व्यवस्थाओं का अपडेट लिया है। उन्होंने कहा कि सभी पोलिंग बूथ पर समय पर मतदान शुरू हुआ और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। बरसात के दृष्टिगत निर्वाचन को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। जो 9 ब्लॉक है उसमें से 4 ब्लॉक का आज मतदान है और लगभग अगर देखें तो आज हमारे 522 पोलिंग बूथ हैं और उन 522 पोलिंग बूथ में आज अभी लगभग जो 10 बजे का है 8 बजे तो सभी जगह पे मतदान चुका हुआ है। 2 हमारा थोड़ा वर्षा का भी अलर्ट है, तो उसके लिए सारी तैयारियां हमारी पुख्ता हैं और लगभग 10 बजे तक 10% मतदान जो है वो हो गया था पोलिंग परसेंटेज। तो हम आशा करते हैं कि आज शाम तक बहुत शांतिपूर्वक हो जाएगा और मौसम भी हमें साथ देगा और हमारे सारे पुलिस वाले सुरक्षित वापस आ जाएंगे। का मतदान है और हमारे यहाँ 4 ब्लॉकों में ये मतदान हो रहा है। लगभग 522 हमारे यहाँ बूथ हैं। इसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सेक्टर में और जोन में बांटा गया है। सभी जगह पर पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती की गई है और सभी लोग भ्रमण पर हैं और सभी प्रकार की शांति व्यवस्था बनी हुई है। कहीं कोई इश्यू अभी तक नहीं है। नैनीताल जिले के 4 विकासखंड हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल को टाबाग में 522 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रामनगर क्षेत्र में सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान वोटर सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आए। करणपुर, हिम्मतपुर, डोडियाल
सवालदे समेत कई जगह पहली बार वोटिंग की गई है। विकासखंड रामनगर की 4 न्याय पंचायतों में 3 जोनल मजिस्ट्रेट, 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 134 पोलिंग पार्टियां, जिससे संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त फोर्स मौजूद है। फिलहाल वोटिंग सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने सभी अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है, जिससे मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाया जा सके। मतलब उसे सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे आगे मतलब हमारी सुने बातें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो गांव वालों के हैं वो सुने और आगे उसका विकास करे। और मतलब हर चीज़ के बारे में, जैसे कि स्कूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है उसे वो पूरा मतलब कंप्लीट करे। और जो मतलब लाइट्स वगैरह आती है जो रोडों में। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने कूड़ा उठान की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार पहले घरों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एजेंसी के पास थी, लेकिन लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए अब यह जिम्मेदारी सीधे निगम ने अपने हाथों में ले ली है। नगर निगम द्वारा तैनात पर्यावरण मित्रों को समय पर वेतन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। इसके साथ नगर आयुक्त ने यह भी बताया कि इस बार मानसून में जलभराव की स्थिति पहले की तुलना में काफी कम रही। इसका श्रेय नगर निगम की समयबद्ध कार्य योजना को जाता है, जिसके अंतर्गत जनवरी माह से ही नाले और खालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था। को दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर के जो कंपनीज लगी थी उनकी लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि स्ट्राइक की स्थिति आ गई और लगातार जो स्ट्राइक्स होती थी, कूड़ा उठान को लेकर के शिकायतें प्राप्त होती थी। उसी सब के क्रम में नगर निगम के द्वारा स्वयं अब डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य किया जा रहा है, जिसको लगातार और सुधारने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। इसके अलावा जो हमारे सफाई कार्मिक हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी के कल्याण के लिए लगातार उनको प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि देने से लेकर के उनके लिए सभी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराना और समय समय पर उनके कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाते हुए उनको मेडिकल किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनके जो सैलरी आती है, जो उनका वेतन आता है प्रति माह, उसमें भी पूर्व में काफी डिलेज हुआ करते थे, जिसको अब हमने निश्चित करते हुए प्रक्रिया को 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज करने के लिए लगातार हमने उसको फॉलो किया है और 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज किया जा रहा है। धनौरी क्षेत्र में रतमऊ नदी में 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। दोनों भाई उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से अपने परिवार के साथ पिरानकलिया दरगाह में जियारत के लिए आए थे। धनौरी चौकी प्रभारी पुष्कर सिंह चौहान ने बताया कि हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान दानिश और आफरीन के रूप में हुई है। दोनों अपनी मां नाजमा और भाई इमरान के साथ पिरानकलिया आए थे। जियारत के बाद वे धनौरी पहुंचे और रतमऊ नदी के 52 दर्रा में नहाने लगे। इसी दौरान गहराई को अंदाजा न होने के कारण दोनों भाई एक गहरे कुंड में डूब गए। दोनों को डूबता देख मां और भाई ने शोर मचाया। सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि परिजनों ने कोई भी कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया है। परिजन दोनों का शव लेकर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। ऋषिकेश एम्स के निकट शिवाजी नगर तिराहे पर जीरो जोन का जमकर उल्लंघन हो रहा है। जीरो जोन में अतिक्रमण होने से लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा सड़क हादसे की संभावना भी बनी हुई है। एम्स परिसर में पुलिस चौकी मौजूद है, फिर भी जीरो जोन का उल्लंघन करने वालों में पुलिस का कोई डर नहीं है। शिवाजी नगर के लोगों ने जीरो जोन का उल्लंघन करने वालों की कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि शिवाजी नगर वार्ड नंबर 26 के पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी के प्रयास से एम्स के निकट शिवाजी नगर तिराहा जीरो जोन घोषित हुआ। इस प्रयास के लिए सुरेश सिंह नेगी का स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत और सम्मान भी किया है। लेकिन जीरो जोन के नियमों का पालन तिराहे पर नहीं हो रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी यशवंत रावत ने बताया कि जीरो जोन के उल्लंघन को लेकर पुलिस को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही।
देहरादून में साइबर ठगों ने खेल पुरस्कार के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। ठगों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का आयोजक बताया। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि साइबर ठगों ने खिलाड़ियों को ठगने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने का जाल बिछाया है। इसके लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाकर इस पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस वेबसाइट पर उत्तराखंड के राज्यपाल पीटी उषा, नीरज चोपड़ा जैसी शख्सियतों को पुरस्कार चयन समिति का सदस्य दर्शाया गया है। वेबसाइट को खोलने पर इस पर डोनेशन के लिए एक क्यूआर कोड खुल रहा है। इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है। इसे अब देहरादून जिले में भेजा जा रहा है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें ये स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी करके एक वेबसाइट है और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये फेक वेबसाइट है और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का फोटोग्राफ का गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके उसमें उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है, जो कि गलत है। कुछ और वरिष्ठ पदों पे जो हमारे लोग हैं उनको भी उसमें उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। इस संबंध में हमें जानकारी मिली थी तो एक एफआईआर रजिस्टर करी है और हमने देहरादून जिले को उसको ट्रांसफर किया है और वेबसाइट को डाउन करने के लिए इसमें हाईकोर्ट से पत्राचार किया है। तो इसमें विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो जिसने भी ये बनाई है उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई अभी करी जाएगी विवेचना के बाद। ऋषिकेश में बारिश होने की वजह से जगह जगह जलभराव की समस्या आम होती जा रही है। जलभराव होने से लोगों को पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ संक्रमण का खतरा भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ऋषिकेश के तमाम ऐसे निचले इलाके हैं जहां हल्की सी बारिश होने पर जलभराव हो जाता है और बारिश बंद होने के बाद भी जलभराव की समस्या बनी रहती है। फिलहाल इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं वे हरिद्वार रोड स्थित जयराम आश्रम चौक और उसके आसपास की है। यहां हल्की सी बारिश होने पर जलभराव हो जाता है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और स्थानीय लोग आवागमन करते हैं, जिन्हें इस जलभराव की समस्या से पैदल चलने में परेशानी होती है। खास बात यह है कि जब इस पानी के अंदर से कोई भी वाहन गुजरता है तो पैदल चलने वालों के कपड़े पानी की छींटों से गंदे हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने समस्या से निजात दिलाने की मांग नगर निगम से की है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने श्यामला ताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने झील के किनारे सौंदर्यीकरण, पर्यटक सुविधाओं का सृजन और पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही श्यामला ताल को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए हो रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सभी कार्यों को तेजी और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत लेक फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य श्यामला ताल की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित रखते हुए इसे एक पर्यावरण अनुकूल, रोजगारपूर्ण और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि श्यामला ताल की शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को प्राकृतिक पर्यटन के साथ ही आध्यात्मिक पर्यटन भी बनाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी नितिका खंडेलवाल और एसएसपी आश अग्रवाल ने टिहरी के विकासखंड चंबा क्षेत्रांतर्गत के विभिन्न मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर मतदान प्रक्रिया व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय दिखौल गांव, मनियार राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवताधार सहित विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया की व्यवस्थाओं को देखा। चरण है उसमें 4 ब्लॉकों में 522 हमारे मतदान केंद्र हैं जिसमें वोटिंग है और हम लोग अभी चंबा ब्लॉक के ही मतदान केंद्र पे आए हुए हैं और सुबह 8 बजे वोटिंग प्रारंभ हो गई थी। 10 बजे तक लगभग 10% मतदान भी हो गया था। तो हम लोग होप कर रहे हैं कि पूरा शांतिपूर्वक रहेगा और 522 पोलिंग पार्टियां सुरक्षित लौटेंगी। बारिश के बावजूद गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीणों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। युवाओं के साथ बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। बारिश को देखते हुए मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रत्याशियों ने तमाम वैकल्पिक इंतजाम किए हुए हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान 10 बजे तक धीमी गति से चला। 10 बजे के बाद मतदान ने
तेज गति पकड़नी शुरू की है। शाम 5 बजे तक चलने वाले मतदान के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। बता दें कि डोईवाला ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत 16 न्याय पंचायत में 1,42,000 मतदाता हैं। इनमें 72,488 पुरुष और 69,786 महिलाएं शामिल है। पूरे ब्लॉक में 970 प्रत्याशी तमाम पदों पर चुनाव जीतने के लिए अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इन प्रत्याशियों में 60% महिलाएं शामिल हैं। प्रशासन ने पंचायत चुनाव को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए 108 मतदान केंद्र और 273 बूथ बनाए हैं। इनमें 28 बूथ अति संवेदनशील है, जबकि 89 बूथ संवेदनशील की श्रेणी में है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, किस तरह की गति देखी जा रही है, लोगों में क्या उत्साह? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल संदीप, आज दूसरे चरण का जो है पंचायत चुनाव का यहाँ पे जो है अभी तक वोटिंग चल रही है और इस समय तक देखा जाए तो सुबह से लगभग बारिश लगी हुई है और बारिश के बावजूद भी लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण जो है वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है इसमें जो संख्या है वो अधिक बुजुर्गों की देखने को मिल रही है, क्योंकि उनमें इस प्रकार का उत्साह बारिश के साथ जो देखने को बन रहा है वो देखने लायक है। हालांकि युवाओं में भी इस प्रकार की जोश है और जो पहली बार इस मतदान में अपना हिस्सा ले रहे हैं उन युवाओं की संख्या भी इसमें काफी अधिक है। अभी बारिश होने की वजह से जितने भी उम्मीदवार इस समय पे चुनाव मैदान में खड़े हैं उन्होंने मतदाताओं को जो है बूथों तक पहुंचाने के लिए जो है अपने वाहनों की व्यवस्था करी हुई है। लगातार जो है वो अपने मतदाताओं को ला रहे हैं और उनको जो है वोट डालने के लिए कर रहे हैं। और अभी जो है बारिश रुकी है लगभग 1 घंटे से, तो इस समय पे जो है मतदान केंद्रों पे लाइन जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और उनको बारिश से बचाने की व्यवस्था भी तमाम बूथों पर देखी जा रही है। और बात करें अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की तो जगह जगह जो है पुलिस के साथ में तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो यहाँ पर तैनात हैं और वो चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से जो मतदान है वो प्रभावित ना हो। कोई भी किसी को जोर जबरदस्ती से, दबाव से या डर दिखाकर, भय दिखा करके किसी को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील ना करे, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस बना हुआ है। इसके अलावा जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो बुजुर्ग और जो महिलाएं हैं बुजुर्ग, उन्होंने ये बताया है कि इस बार का जो मतदान है वो ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस बार जो चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी है उनकी संख्या ज्यादा है, तो उनके सामने काफी सारे विकल्प हैं कि वो किस मतदाता को जो है अपना अमूल्य वोट दें और किसे जो है वो। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं शहर के बीचों बीच पॉश कॉलोनी में सीलिंग के बावजूद भी हो रहा है निर्माण की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शहर के बीचों बीच पॉश कॉलोनी में सीलिंग के बावजूद भी चल रहा निर्माण कार्य। देहरादून रोड पर डॉक्टर रतूड़ी के सामने सुनील सोनी के अवैध निर्माण पर सीलिंग होने के बावजूद भी धड़ल्ले से चल रहा निर्माण। 19 मई को देहरादून से आई एमडीडीए की टीम ने सुनील सोनी के अवैध निर्माण को किया था सील। सीलिंग के बाद चल रहे निर्माण कार्य को एमडीडीए को लगातार मिल रही शिकायतें। पूर्ण दस्तावेजों के साथ शिकायतों पर एमडीडीए की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एमडीडीए के किस अधिकारी की शह पर हो रहा सीलिंग के बाद निर्माण कार्य? सुनील सोनी के निर्माण पर सीलिंग होने के बाद खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा निर्माण कार्य। सीलिंग के बाद निर्माण कार्य होने पर होती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। एमडीडीए कब करेगा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई? सीलिंग के बाद कई गुना हुआ निर्माण कार्य। सीलिंग के बाद चल रहे निर्माण कार्यों पर एमडीडीए पर उठ रहे सवालिया निशान। क्या एमडीडीए सेवा शुल्क लेकर करवा रहा सीलिंग के बाद निर्माण कार्य? उच्च न्यायालय की फटकार के बाद भी मूक दर्शन बना है एमडीडीए। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीलिंग होने के बावजूद भी शहर के बीचों बीच पॉश कॉलोनी में चल रहा है निर्माण कार्य। देहरादून रोड पर डॉक्टर रतूड़ी के सामने सुनील सोनी के अवैध निर्माण पर सीलिंग होने के बावजूद भी धड़ल्ले से चल रहा निर्माण। 19 मई को देहरादून से आई एमडीडीए की टीम ने सुनील सोनी के अवैध निर्माण को किया था सील। सीलिंग के बाद चल रहे निर्माण कार्य की एमडीडीए को लगातार मिल रही शिकायतें। पूर्ण दस्तावेजों के साथ शिकायतों पर एमडीडीए की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एमडीडीए के किस अधिकारी की शह पर हो रहा सीलिंग के बाद निर्माण कार्य?
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, आखिर क्या वजह है कि सीलिंग के बावजूद भी शहर की पॉस कॉलोनी में वो बीचों बीच में निर्माण कार्य हो रहा है, न कोई अधिकारी देखने को तैयार है, न ही एमडीडीए इस तरफ कोई ध्यान दे रहा है। संदीप, सबसे बड़ी विडंबना है, हम देख रहे हैं कि अभी पीछे लगातार देहरादून से टीमें आ रही थी, यहाँ का एक संयुक्त अभियान चल रहा था और लगातार यह तय किया जा रहा था कि जितने भी अवैध निर्माण हैं इस पे किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं हुई, कुछ नहीं होगी और जो भी अवैध निर्माण है उन सबको सील किया जाएगा। और लगातार हम देख रहे थे देहरादून की टीम में आई थी, सीलिंग की कार्रवाइयां लगातार चल रही थी। वही सुनील सोनी जो है देहरादून रोड पे बड़ी पॉश कॉलोनी है, शहरों के बीच में है, उसकी सीलिंग हुई थी। लेकिन सीलिंग के बाद हम देख रहे हैं किस प्रकार से धड़ल्ले से काम कर रहा है, चल रहा है वहां पर। और जब जिस टाइम सीलिंग हुई थी और उसके अब बात देखा जाए तो कहीं गुना अधिक वो निर्माण कार्य कर चुका है। तो कुल मिला के कहें किसकी सह पे हो रहा है यह निर्माण कार्य, जबकि स्पष्ट आदेश है कि सीलिंग के बाद किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा। अगर निर्माण कार्य करेंगे ध्वस्तीकरण के ऑर्डर होंगे, उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको बहुत बड़ा एक कहें तो डिपार्टमेंट के द्वारा उनको ध्वस्तीकरण का भी उनको नोटिस आता है और उसके बाद कहा जाता है कि या तो खुद स्वयं तोड़ दें, नहीं तो डिपार्टमेंट उसको तोड़े क्योंकि आपने सीलिंग के नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन हम देख रहे हैं दिन दिहाड़े किस तरीके से हम दिखा रहे हैं और लगातार इसकी शिकायतें भी एमडीडी कार्यालय में जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्य नहीं रुक रहा है। किस अधिकारी की सह पे हो रहा है, कौन इस पे खेल खेल रहा है, तो ये बड़ी विडंबना है। क्या अपने ही नियमों का एमडीडीए पालन नहीं कर पा रहा है, अपने संविधान का पालन नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसी मामले में एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में डली थी, जिसके बाद लगातार एमडीडीए को इतनी फटकार लग रही है और अभी भी अगर कहें तो 30 तारीख को फिर उसमें सुनवाई होगी। तो इस प्रकार की चीजें आ रही हैं, तो मतलब क्या अपने नियमों का पालन नहीं करेगा तो फिर हर आदमी का माननीय उच्च न्यायालय में जाए और इनको बताया जाए कि आप अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे। मतलब एक बहुत बड़ी विडंबना है ये। अब यही देखना है कि लगातार शिकायतें चल रही हैं, विद दस्तावेजों से शिकायतें जारी है, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है कि हम इस सीलिंग पे निर्माण कार्य चल रहा है। कमल, बात सिर्फ जो अधिकारी और कर्मचारी है उनकी मिलीभगत या फिर लापरवाही कहें या फिर कुछ भी कहें, उसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि आखिर ये सुनील सोनी है कौन और किसका संरक्षण इसे मिला है कि इसके आगे भी जो है अधिकारी और कर्मचारी नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, वही समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसी ताकत है, क्या ऐसे धन बल की ताकत है, क्या ऐसी चीजें हैं, तो क्यों ऐसा चीजें हैं। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल शहरों से बीचों बीच कॉलोनी है, लगातार लोग वहां पर बता भी रहे हैं अधिकारियों को कि ये देखो काम विद प्रूफ उनको भेज रहे हैं, लगातार चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या कहानी है, क्या ऐसी विडंबना है कि लगातार उस पर निर्माण कर चल रहा है। और यहाँ भी नहीं बात होगी कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं उत्तराखंड में जारी है मानसून की बारिश की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है, जिसके चलते भारी बारिश की वजह से कई संपर्क मार्ग भी बाधित हुए हैं। कई लोगों के घरों में घुसा पानी। मौसम विभाग का अलर्ट, पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान ने भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों में हो सकती है भारी बारिश। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं तेज बारिश या येलो अलर्ट जारी। प्रशासन की लोगों से अपील, आपदा संभावित क्षेत्रों में बरते सतर्कता, क्योंकि जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश या येलो अलर्ट का अलर्ट जो है जारी किया गया है। मौसम के अपडेट पर रखें नजर। सड़क मार्ग और मौसम की जानकारी लेकर ही करें यात्रा। आपातकालीन स्थिति पर हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं?